तिवारी आप सभी सम्मानित सदस्यों का लेखपाल के इस नवीन बैच में स्वागत करता हूं। यहाँ पर ग्रामीण विकास वाले बच्चे हैं और लेखपाल के सभी बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रवेश लिया है। आप सभी लोग आ जाएं। आप सभी लोग आ जाए तो हम लोग आज की इस कक्षा को शुरू करें। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आदित्य जी हैं, मोहम्मद शाहिद जी हैं, आदित्य संगीता जी हैं, सोनम जी हैं, श्वेता जी हैं, अनुपम आनंद दुबे जी हैं, शुभम द्विवेदी जी हैं, शिव पूजन जी हैं, शांभवी वाजपेयी जी हैं, राजेश पटेल जी हैं, गोपाल दुबे हैं, अर्जुन सिंह है, हसन अली है, मोनिका जी हैं, निर्भय सिंह जी हैं, मोनिका सिंह जी हैं, धीरज यादव हैं। आप सभी लोग आइए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। अब पहले मुझको आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को कल ग्रामीण विकास के सभी नोट्स मिले कि नहीं? ग्रामीण विकास के सभी नोट्स आपको मिल गए हैं कि नहीं? बोलिए। मिल गए हैं? मिल गए, ओके। पच्चीस नोट्स कल गए होंगे। जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करें प्राइवेट। आज शाम तक नोट्स ऐप पर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कल रात में नोट्स टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है आपका, उसमें भेज दिया गया है। जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो काउंसलर सदस्यों से संपर्क करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर नोट्स प्रेषित कर दिया गया है। दूसरा, अगर आपको नहीं मिला है तो ऐप पर भी आज शाम तक नोट्स अपलोड हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है। ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात समझिए कि आपको करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि रट लो 5 से लेकर पुराना जो आपको पढ़ना था 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये अपलोड है। ये आपके ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। अपलोड है कि नहीं बता दीजिए जरा सा एक बात। रट लो 6 से लेकर जो ये है पुराना जो आपको करंट पढ़ना है आपके ऐप पर अपलोड है। अपलोड है। इसका नोट्स भी आपको भेज दिया गया है। इसका नोट्स भी आपको भेज दिया गया। एक बार बता दीजिए मिल गया है? हाँ, 6th नहीं है, 7th से होगा। 7, 8, 9, 10, 11 मतलब जितना आपको पढ़ना है उतना हमने कराया है, ठीक है। हाँ 7 से होगा। 7, 8, 9, 10 7 से ही पढ़ना है, 6 से नहीं पढ़ना। 7, 8, 9, 10, 11 होगा आपका ना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। 7 से 10 है। 7, 8, 9, 10 कोई बात नहीं। एक रट लो पुराना और आपको मिलेगा, अपलोड हो जाएगा। एक और पुराना रट लो अपलोड हो जाएगा 11वां। और इसके बाद अब 11 के बाद फिर रट लो 1 से शुरू होगा नया। रट लो 1 से शुरू होगा नया, जो इस शनिवार से आप सभी लोगों के लिए लाइव होगा। मतलब पुराना इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। 7, 8, 9, 10 एक और रह गया है 11वां, वो आज अपलोड हो जाएगा। एक और रह गया है 11वां, वो आज रात तक अपलोड हो जाएगा। इतना ही पुराना आपको पढ़ना है। इसके बाद नया पढ़ना है जो इस शनिवार से शुरू हो जाएगा रात 9 बजे से, और ये लाइव रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। रामचंद्र, थोड़ी सी बुद्धि अगर आपके अंदर हो तो आप अपने कमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। मैं किसी और चीज पर बात कर रहा हूं, आप कोई और चीज पूछ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। क्लियर है? अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए, नहीं तो कल आपको यह भी समझ में नहीं आएगा कि सर आप बता क्या रहे हैं। क्लियर है? हाँ, ये क्लियर हो गया। ये इसके नोट्स मिल गए और ये यहां से शुरू हो जाएगा। अब बेटा एक और, अब आपको मंथली भी एक करंट मिलेगा जो पूरे महीने का होगा, ठीक है। तो आपको जुलाई का जो मंथली करंट है शायद मिला होगा, जो मंथली चलने वाला है। जुलाई का जो मंथली करंट है शायद आप लोगों को मिल गया होगा, जिसका नाम है करंट वैक्सीन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अभी नहीं मिला है? देखा है आपने? ऐप पर मिला होगा जुलाई बेटा। हाँ मिला ही है। जुलाई का एपिसोड मिला होगा, नोट्स नहीं कह रहा हूं, लाइव एपिसोड मिला होगा आपको। जुलाई के करंट का एपिसोड मिला होगा ऐप पर। मिला है ना? हाँ मिला है। इसके नोट्स की क्या स्थिति है एक बार मुझे बता दें तो मैं चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित करा दूं ना, तब फिर आपका लाइव सिस्टम शुरू हो जाए करंट का भी। इसका नोट्स आपको मिल गया है।
नोट्स मिला है बेटा? हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा ना हो, नोट्स भी मिला है। ओके, मिल गया। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, आप सभी लोग टेलीग्राम प्राइवेट जो आपका बनाया गया है उसको प्लीज ज्वाइन करिए, ठीक है? प्राइवेट टेलीग्राम को जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे नोट्स की समस्या आएंगी। आप अपने साथियों से संपर्क करके ज्वाइन कर लें या काउंसलर सदस्यों से संपर्क करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब मैंने आपकी सारी व्यवस्थाएं तेजी से रनिंग में ला दी है। अब आपको नोट्स मिल रहे हैं, अब आपको करंट की कक्षाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी इस शनिवार से। ग्रामीण विकास आपका चल ही रहा है, अब आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत करते हैं, है ना? मेरी तरफ से अब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर फलानी चीज नहीं मिली है। यहां पर जुलाई का करंट एपिसोड आपको मिल गया है, अगस्त से बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत जल्दी आपके पास ये मंथली करंट होगा। क्लियर है? मंथली करंट बहुत जल्दी आपके पास होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। क्लियर है? हाँ, टाइमिंग क्लियर है, 1 बजे से है, ठीक है? हाँ, करंट की टाइमिंग जब शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा कि करंट की टाइमिंग ये होगी। क्लियर है? ठीक है? जैसे आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने क्या कहा था कि 2 दिन में सब हो जाएगा। अब आपके ऊपर है ना, आप कितना पढ़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, और लुकुन लुकुन ना करें कि जब कुछ मैं बता रहा हूं तो कहिए पढ़ाइए, और जब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो कहें बताइए। अब जितना मुझे बताना होगा वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके लिए आप मत घबराएं, ठीक है? और जितना मुझे पढ़ाना होगा मैं उतना जरूरी पढ़ाऊंगा। तो जब मैं बता रहा हूं तो आप वही सुन लीजिए, क्योंकि वही आप सबकी समस्या है, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए, ठीक है? अब हमको ये मत बताया करिए कि जो है कब पढ़ाना है और कब बताना है। चलिए आइए, अब आइए पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। कुछ लोग बहुत जो है बाण भट्ट होते हैं, एकदम बहुत ज्ञानी होते हैं। चलिए, जब तक नहीं मिला था तो यही सब कमेंट कर रहे थे, आज बता रहा हूं तो कह रहे पढ़ाइए, और जब पढ़ाएंगे तो पूछेंगे बताइए। चलो चलिए, अब आइए हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हम लोग कल पहुंचे थे शब्दावलियों पर, ठीक है? शब्दावलियों पर हम लोग पहुंचे थे, तो हम लोगों ने एक ही शब्दावली को क्लियर किया था कल हम लोगों ने, जिसको हम लोगों ने कहा था डेकिनेट। तो मैंने आपको बताया था कि डेकिनेट क्या है, ठीक है? डेकिनेट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसको हम लेन भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए लेन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द में डेकिनेट कहते हैं। इसका नाम क्या है? डेकिनेट, ठीक है? अब डेकिनेट क्यों बनाया गया है कि सरकार जो है, ये सरकार और किसान के बीच में, या हम कहें सरकार और प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, सरकार और प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है, सीधा संबंध स्थापित करता है। क्लियर? तो एक सरकार और किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करने के लिए जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया, उसे हम क्या कहते हैं? डेकिनेट कहते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं, इसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है और यही शब्द है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? हाँ, आइए अगला पढ़ते हैं ब्लू बॉक्स। हमें इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। एक तो होता है बेटा ब्लू बॉक्स, और एक होता है, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, एक होता है ब्लू बॉक्स और एक होता है ग्रीन बॉक्स। एक होता है ब्लू बॉक्स और एक होता है ग्रीन बॉक्स। क्या है ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, पहले एक जो है समझ लीजिए, ठीक है? देखो, ये दोनों ही अगर हम लोग देखें तो सब्सिडी है, ठीक है? यह जो सब्सिडी है, यह सब्सिडी अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। यह सब्सिडी कृषि कार्यों को बाधित करने वाली मानी जाती है, कृषि कार्यों को बाधित करने वाली मानी जाती है, ठीक है? जब इस सब्सिडी का ये वाला दोष दूर हो जाए कि कृषि कार्यों को बाधित नहीं करेगी, तो यही सब्सिडी क्या होती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बनी हो जाती है। यह अच्छी मानी जाती है, यह अच्छी मानी जाती है, और यह व्यापार और कृषि कार्यों को बाधित नहीं करती, व्यापार और कृषि कार्यों को बाधित नहीं करती। अब हम इसको समझ कैसे सकते हैं? ब्लू बॉक्स सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी है जो आंशिक रूप से कृषि या व्यापारिक कार्यों को बाधित करती है। इसको स्वस्थ हेल्दी सब्सिडी नहीं माना जाता।
और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी है जो किसी भी प्रकार से कृषि और व्यापक कार्यों को बाधित नहीं करती। सब्सिडी कहीं से भी आ सकती है, जैसे आप देखते हैं कि किसान भी सब्सिडी देता है, बहुत सारे एनजीओ भी सब्सिडी देते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जब आते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत बहुत बार जब यहाँ पर आपने जो है स्टीव जॉब्स आए या कई बड़े लोग बाहर से ऐसे आते हैं कि जो किसानों को सब्सिडी देके चले जाते हैं, है ना। उन्होंने किसानों को इतनी सब्सिडी दी थी, ठीक है। कई प्रवासी ऐसे आते हैं जो अलग अलग एनजीओ सोसाइटी बनाए हुए हैं, वो भी सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सपोज करिए हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमने एक ग्रामीण क्षेत्र को सब्सिडी के लिए चुना, हम विदेश में रहते हैं, हम कुछ समय के लिए आए, हमने एक एनजीओ बनाया या हमारा विदेश में बहुत बड़ा कारोबार है और हम चाहते हैं कि हम अपने गांव को सब्सिडी दें। हम अपने गांव को सब्सिडी दो प्रकार से दे सकते हैं। एक तो हम अपने गांव को सब्सिडी दे सकते हैं कि हमारे सरकार के जो नियम है हम उनके अंतर्गत सब्सिडी दें। अगर हम सरकारी नियमों के अंतर्गत किसी को सब्सिडी देकर लाभ पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से वो सब्सिडी जो होगी वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होगी, क्योंकि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में हमने नियमों के दायरे को याद रखा है, जो नियमों का दायरा है, ठीक है। अगर हम बिना अनुमति के बाईपास करके सब्सिडी देते हैं केवल अपने फायदे के लिए, तो ऐसी जो सब्सिडी होती है वो सब्सिडी कैसी होती है बताइए। अगर हम अपने फायदे के लिए सब्सिडी देते हैं तो ऐसी सब्सिडी कैसी होती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है। किस प्रकार की सब्सिडी होती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में यही अंतर है। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है? बताइए। सब्सिडी पैसों में दी जा सकती है। किसने कहा कि सब्सिडी पैसों में नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है। सब्सिडी पैसों में क्यों नहीं दी जाएगी? क्लियर है? देखो यार, व्यवहारिक अंतर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। व्यवहारिक अंतर से समझ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जैसे मान लीजिए मेरा एक सॉफ्टवेयर का कारोबार है, मैं यूएसए में रहता हूं, मैं आया यहाँ पर और मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र के किसानों की मदद करनी है। मैंने उन किसानों की मदद की, ठीक है। मैंने उन किसानों की मदद इस प्रकार की कि मैंने कहा कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए, है ना। आपने ऑर्गेनिक खेती की, मैंने स्थायी रूप से एक कारखाना बनाया और उस कारखाने में जो सब्सिडी का लाभ है उसका मैं व्यक्तिगत उपयोग कर रहा हूं। मैंने व्यापारिक अनुमतियां भी नहीं ली, मैंने सरकार से वो भी नहीं किया। मैं मदद करना चाहता हूं, मैंने मदद के उद्देश्य से लिया, लेकिन उससे मैं स्वयं लाभान्वित हो रहा हूं। तो ऐसी जो सब्सिडी होगी, ठीक है, वो आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाएगी। क्योंकि नीले रंग की सब्सिडी से आशय सीधे सीधे होता है कि हमने सब्सिडी लोगों को दी, लेकिन हमने उनको गुमराह करके उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया। देन दिस सब्सिडी कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। क्लियर है? हमने लोगों को सब्सिडी दी, हमने लोगों को राहत पहुंचाई, हमने लोगों की मदद की और उससे हमने स्वयं का कोई भी उपयोग नहीं किया। ना हमने भारत सरकार के व्यापार को प्रभावित किया, ना हमने राज्य सरकार के व्यापार को प्रभावित किया, ना हमने स्वयं के लिए उससे कोई लाभान्वित किया। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य था कि हम लाभ पहुंचाएं किसानों को। ऐसी सब्सिडी जो व्यापारिक रूप से विकृति उत्पन्न नहीं करती वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। और ऐसी सब्सिडी जो निजी फायदे के लिए होती है और व्यापारिक रूप से कृषि और व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। क्या अभी क्लियर हुआ आपको? पता है? हाँ, क्लियर है? क्लियर है? ऑल दैट क्लियर? चलिए, चलो अब देखो बेटा, कैप बेसिकली यूरोपीय समुदाय द्वारा शुरू किया गया है। यूरोपीय समुदाय द्वारा समस्त विश्व के लिए, यूरोपीय समुदाय द्वारा समस्त विश्व के लिए, ठीक है। कैप क्या है? यूरोपीय समुदाय द्वारा समस्त विश्व के लिए, ठीक है, एक साझा नीति को अपनाया गया है। एक साझा नीति को अपनाया गया है जिसको क्या कहा गया? कैप, है ना। कैप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी द्वारा इस विश्व में 193 देश ऐसे हैं जिनको देश होने की मान्यता प्रदान है। देश होने की मान्यता प्रदान है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूएनएससी, वह देश होने की मान्यता प्रदान करती है। तो इसमें 193 जो है
देखो बेटा, जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है और जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, उसका सरकारी सब्सिडी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सरकारी सब्सिडी के किसी भी पक्ष को ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में नहीं रख सकते। एक बुद्धि लगाने वाली बात बेटा ये है, अगर हम गौर से सोचें, सरकार कभी भी कोई सब्सिडी देगी वो ब्लू बॉक्स हो ही नहीं सकती। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके नीति निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो आपको ब्लू बॉक्स सब्सिडी कैसे देंगे? आप स्वयं से सोचिए। पहली बात तो ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आना ही नहीं चाहिए था, है ना। अगर आ गया ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में, तो आपको स्वयं से एक बार इसको एनालाइज करना चाहिए था। हमारी बुद्धि से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप स्वयं सोचिए, क्या कभी ब्लू बॉक्स सब्सिडी सरकारी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बाहर से कार्य करने वाले ऐसे बहुत सारे निकाय, संगठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो कृषि और व्यापार को प्राथमिक क्षेत्र को महत्व देते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का सीधा प्रत्यक्ष संबंध उनसे होता है। जो सब्सिडी सरकारी अनुमतियों के साथ होती है या सरकारी नियमों से मतलब सरकारी नियमों को बाईपास नहीं करती या सरकार के सिद्धांतों पे चलती है, उस सब्सिडी को हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। अगर आज हम चाहें, आप चाहें, हम लोग भी एक समूह बना के सब्सिडी दे सकते हैं। सपोज करिए हम और आप पब्लिक फिगर हैं, हमने और आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। हम लोगों ने बनाया कि जो है सार्थक एग्रीकल्चर ग्रुप। सार्थक एग्रीकल्चर ग्रुप ने सभी लोगों से ऋण लिया, मतलब ऋण के सभी लोगों से हम लोगों ने चंदा लिया, फंड लिया। हम लोगों ने कहा कि हमें हेल्प करना चाहते हैं किसान परिवारों की और आप हमें फंड दीजिए। हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमें बहुत सारे लोगों ने फंड दिया, ठीक है। तो हम तो बेटा माध्यम हो गए। सपोज करिए दो तरीके से, ये हमारा ग्रुप है, इसमें आप हैं, टारगेट बैच के सदस्य हैं, इसमें मैं भी हूं और हम सब हैं। हम सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया, सार्थक एग्रीकल्चर वेलफेयर सोसाइटी। अब हम लोग क्या है, हम लोग की रीच अच्छी है, हम लोग कोई भी काम करते हैं, हाँ, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सब लोग समझते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हमने इस ग्रुप के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज किया और हम लोगों ने बहुत सारे चंदे को आमंत्रित किया जो सहायता होगा। तो हमने कुछ राजनीतिक लोगों से चंदा लिया, हमने कुछ विधायक सांसद से चंदा लिया, हमने उद्योगपतियों से चंदा लिया, हमने स्टूडेंट्स से चंदा लिया और हमारे पास अब यहाँ पे 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। हमने एक गांव को चुना और इस गांव में हम किसानों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। दो तरीके से मदद हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने चुना, हमने सबका पैसा लिया, हमने इस गांव को मदद की, ठीक है। और मदद का जो लाभ आ रहा है, पहली बात तो हमने मदद की तो हमने कोई अनुमति नहीं ली, ठीक है। और मदद का जो लाभ है, इस लाभ को प्रत्यक्ष रूप से हम ही उपभोग में ला रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम ही उपभोग में ला रहे हैं। तो आप बताइए, हमने जो सब्सिडी दी, सब्सिडी का मतलब ये होता है कि इससे हम जो सब्सिडी दे रहा है वो स्वयं लाभान्वित ना हो। हमने जो सब्सिडी दी, मतलब हमने जो मदद दी, उससे अगर हम ही इसका रिटर्न ले रहे हैं, हम ही लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये सब्सिडी नहीं, ये बिजनेस हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि हमने इन लोगों को गुमराह किया है, इनका लाभ दिखाकर हमने एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे हम स्वयं लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सब्सिडी कहां हो गई? दिस टाइप ऑफ सब्सिडी कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडी, है ना। ब्लू बॉक्स सब्सिडी नियम नहीं है, सरकार को बाईपास कर लिया, अपने में कर लिया, ठीक है। दूसरा, हमने बाकायदा सरकार को इसकी सूचना दी, हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हितों को प्रभावित नहीं किया, और हम यहां सब्सिडी दे रहे हैं और हम यहां कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और हम इनसे कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सब्सिडी कॉल्ड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्लियर? कोई भी सब्सिडी जो सरकारी रूप से जा रही है वो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स हो नहीं सकती, क्योंकि सरकार को स्वयं, भाई सरकार का मतलब ही अनुमति, तो फिर वो कैसे हो जाएगी? ठीक है। संजना सिंह, एलपीजी सब्सिडी किस में आएगी? जो सब्सिडी सरकार दे रही है, बुद्धि लगाइए, उस सब्सिडी, पहली बात तो इसको ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में रखना ही नहीं है सब्सिडी को। सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो सरकारी सब्सिडी है, वो ना ग्रीन बॉक्स में आएगी ना तो ब्लू बॉक्स में आएगी। क्यों आएगी? सरकारी सब्सिडी का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइवेट व्यक्तिगत सब्सिडी है भाई। आप लोग फालतू में विषयांतर हो रहे हैं। सरकारी सब्सिडी स्वयं सब्सिडी है, वो सकारात्मक ही होगी। क्लियर है ना? सरकारी सब्सिडी तो स्वयं सब्सिडी है बेटा, वो क्यों उनके किसी के उसमें जाएगी? वो हमेशा सकारात्मक ही होगी सरकार, अगर आपके लिए कोई कार्य कर रही है। हाँ, ये व्यक्तिगत सब्सिडी है, जो व्यक्तिगत निकाय, व्यक्तिगत समूह, व्यक्तिगत व्यापारिक संस्थान, एनजीओ, वेलफेयर सोसाइटी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दी जाती है। हाँ, चैरिटी ही हो गया, बट सब्सिडी नाम है, कृषि के लिए दिया जा रहा है ना। कैप, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त 193 देश हैं जिस देश में हम रहते हैं जिनको देश होने की मान्यता प्राप्त है। वैसे 226 देशों ने अपने आप को देश घोषित कर रखा है, लेकिन अभी भी 33 देश लगभग ऐसे हैं जो देश होने के मानकों को पूरा नहीं करते, इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में शामिल नहीं होते, लेकिन इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व है। 226 देशों ने देश होने का आवेदन दिया है, लेकिन उसमें 193 देश ऐसे हैं जो देश होने की मान्यता प्रदान करते हैं। इस 193 देशों के लिए यूरोपीय, इसको हम कहते हैं कि हमको छोड़कर समस्त विश्व, इन 193 देशों को हम क्या कहेंगे? समस्त विश्व। 193 देशों में यूरोपीय देश जो है, यूरोपीय समुदाय जो है, उन्होंने एक कॉमन एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किया है, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी शुरू की है, एक साझा नीति शुरू की है, जिसमें सभी देशों में सभी देशों की फसलों के आदान प्रदान, उन्नत किस्म के बीजों के आदान प्रदान, कृषि उपकरणों के आदान प्रदान, मतलब हमारे यहाँ जो उपकरण अच्छे हैं हम यूरोप को दे सकें, हमारे यहाँ जो बीज अच्छे हैं हम यूरोप को दे सकें, हमारे यहाँ जो फसल अच्छी है हम यूरोप को दे सकें, और यूरोप में जो फसलें अच्छी हैं उनको हम ले सकें। क्लियर? तो इस कॉमन एग्रीकल्चर प्रोग्राम को समस्त विश्व के लिए, है ना, लाया है किसने? यूरोपीय समुदाय ने। यह कृषि को उन्नत बनाने की एक साझा नीति है जिस पर यूरोपीय समुदाय कार्य कर रहा है। तो कैप किससे जुड़ा है? यूरोपीय समुदाय से जुड़ा है। कैप का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? कृषि की उन्नतशीलता से है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की उन्नतशीलता से है। कैप कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी किस में काम कर रहा है? अब आपसे पूछा जाएगा एशिया में काम कर रहा है, यूरोप में काम कर रहा है, ठीक है, अरब देशों में काम कर रहा है, या सभी जगह काम कर रहा है, या समस्त विश्व में कार्य कर रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? इज दैट क्लियर? चलिए, डेपोग मेथड, डेपोग एक विधि है, मेथड है, डेपोग मेथड। यह विधि बेटा चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल की फसल से संबंधित है। मूल रूप से यह जापान की विधि है, लेकिन इस जापान की विधि पर फिलीपींस भी कार्य कर रहा है, ठीक है, इसकी खोज जापान ने की है। यह चावल की फसल की रोपड़ी विधि है। रोपड़ी विधि का मतलब होता है रोपड़ तकनीक के द्वारा चावल को हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं, रोपते हैं। रोपना जानते हैं ना, मतलब एक छोटा सा पौधा बना के हम चावल को लगा देते हैं। रोपड़ी विधि, ये चावल की डेपोग मेथड ऐसा मेथड है जिससे चावल 12 दिन में तैयार होना शुरू हो जाता है, 12 दिन में तैयार होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? तो रेपोर्ट जो है, हाँ, जो डेपोग मेथड है, डेपोग मेथड बेसिकली किससे संबंधित है? चावल की फसल से संबंधित है। यह चावल की फसल की रोपड़ी विधि है। रोपड़ी का मतलब जापान की विधि, ठीक है, और जापान की विधि से सीधा सीधा मतलब क्या है कि बताइए, यह फिलीपींस और जापान में प्रचलित है, खोज इसकी जापान में हुई है। सबसे बड़ी बात है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोनों ही राज्य ऐसे राज्य हैं, क्लियर है, जहां पर इस विधि को प्रायोगिक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। अगर सफलता मिली तो फिर हम संपूर्ण देश में इसको लाएंगे। जैसे आप ये सोचो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, तो किसी को इतना नहीं पता था कि ये हरित क्रांति इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हो सकता है आज जो डेपोग विधि है, ये चावल के क्षेत्र में डेपोग क्रांति ला दे, ठीक है, डेपोग क्रांति लाए। तो जैसे पंचायती राज शुरू हुआ था, तो पंचायती राज का पहले प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में। हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो हरित क्रांति का पहले कुछ फसलों पर प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार डेपोग मेथड जो है वो चावल से संबंधित है, और इसका सर्वप्रथम उपयोग में कहां किया जा रहा है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में और पंजाब में। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश को टिक करना है, क्योंकि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आया था ये 2020 के अक्टूबर में ये आया था सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और पंजाब में ये 2021 के नवंबर में आया, 11 महीने बाद, और अभी केवल 2 ही राज्यों में चल रहा है। क्लियर है? अब आप ऐसे प्रश्न मत पूछ लीजिए कि सर चावल को कैसे रोपा जा सकता है, इसके लिए तो हमें आपको खेत पे चलना पड़ेगा, है ना। रोपने का बेटा मतलब होता है कि हम किसी पौधे को मिट्टी में लगा दें, ठीक है। 2 तरीके से होता है, एक तो बीज होता है, तो बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो बीज का अंकुरण होता है ना। तो फसल 2 रूप में होती है ना बेटा, हाँ, फसल 2 रूप में होती है। एक तो फसल होती है बीज के रूप में, ठीक है,
और एक फसल होती है अंकुरित। अंकुरित का मतलब होता है कि उस बीज ने पौधा बनना शुरू कर दिया है। अंकुरित फसल का रोपण किया जाएगा। बीज तो बोया जाता है, उसको रोपा नहीं जाता। बीज की बुआई होती है। आप लोग मुझको भी किसान बना देंगे लग रहा है। बीज की बुआई होती है। अंकुरण जब कोई चीज होती है तो रोपा जाता है। जब हम किसी चीज को अंकुरित करते हैं तो जो पौधा विकसित होने वाला है, सपोज करिए ये मिट्टी है, ठीक है, ये एक अंकुरित पौधे का चित्र है। आप ऐसे समझ लीजिए ये एक बीज है, सीड है, और यहां से ये पौधा निकल गया, इतना अंकुरित है ये। अगर हम बीज लगाएंगे, दो अलग अलग अवस्थाएं मिट्टी की बना रहे हैं, तो बीज को तो हम यहां रख देंगे। अब ये बीज नीचे से अंकुरित होना शुरू होगा, धीरे धीरे अंकुरित होते हुए ऊपर आएगा। इसको कहते हैं बुआई। ये एक प्रक्रिया है। क्लियर है? ये जो है बेटा, हम जब इसका रोपण करेंगे तो ये पहले से इस अवस्था में आ चुका है बीज में ही। अब हमने क्या किया कि यहां पर बीज और इस रोपण पौधे को आधा हमने मिट्टी के ऊपर रखा और आधा मिट्टी के नीचे रखा, और हमने इसको वही तापमान दे दिया, हमने इसको वही आर्द्रता दे दी, ठीक है, हमने तापमान दे दिया, आर्द्रता दे दी, ठीक है, हमने इसको वही पर्यावरणीय दशाएं दे दी, ठीक है, हमने सब कुछ इसको दे दिया। जब हमने सब कुछ इसको दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये सीधा आगे क्या करेगा, बढ़ना शुरू कर देगा अपने हिसाब से, नीचे इसका विकास हो रहा है। यहां पर बीज स्वयं प्रयास करता है, यहां पर हम आधा प्रयास स्वयं कर देते हैं, फिर ऊपर का प्रयास बीज करता है। इसको कहते हैं रोपण। हाँ, क्लियर है? 12 दिन में कैसे उगाया जा सकता है? हो सकता है बेटा कि कोई विधि ऐसी विकसित की हो जिसमें 12 दिन में विकसित हो जाता हो चावल, है ना। 12वें दिन से विकसित हो मतलब 12 दिन में ऐसा थोड़ी ना है कि फसल कट के आपके घर आ जाएगी। 12वें दिन से तैयार होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 12वें दिन से लेकर 30वें दिन तक तैयार होता हो, या 25वें दिन तक लेकर तैयार होता हो। 12वें दिन तैयार नहीं होता, 12वें दिन से तैयार होना शुरू हो जाता है ना। लिखा है नोट्स में साफ साफ, देखिए 12वें दिन तैयार हो जाती है, पौधे 12वें दिन तैयार हो जाती है। पौधे मतलब रोपनी हेतु ये पौधा होता है, ये पौधा 12वें दिन तैयार हो जाता है, तो फसल 12वें दिन से तैयार होनी शुरू हो जाती है। हाँ, क्लियर? चलिए, क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई? बताओ। क्लियर है? चलो, मैकरोनी गेहूं, आपसे आपकी वीडियो का एग्जाम जो हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका कमीशन ने लिया था, उसमें आपसे पूछा गया था सख्त गेहूं की संज्ञा किस गेहूं को दी जाती है? मैकरोनी गेहूं को सख्त गेहूं कहा जाता है। मैकरोनी गेहूं को सख्त गेहूं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सख्त गेहूं? है ना, देखो गेहूं पैदा होने की अपनी एक परिस्थिति होती है ना। इसी मैकरोनी गेहूं से ही सूजी का निर्माण होता है। मैकरोनी गेहूं से ही सूजी का निर्माण होता है। क्लियर है? मैकरोनी गेहूं बेटा जो होता है ये सख्त गेहूं होता है। और देखिए, एक तो वो होती है कि जो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हो, जो फसल जिस परिस्थिति की है उसी में बोई जाए तो अनुकूल है। मतलब जैसे गेहूं अगर उत्तर प्रदेश में बोया जाए तो गेहूं के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमारे उत्तर प्रदेश में होगा। यह बहुत संघर्षशील गेहूं होता है, बिल्कुल असंचित और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही यह अपने आप को उगा देता है। असंचित और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही यह अपने आप को उगा लेता है, जन्म दे लेता है, लोगों का दबाव कम कर लेता है, लोगों तक पहुंच जाता है असंचित और प्रतिकूल परिस्थितियों में। इसीलिए इसको सख्त गेहूं कहा गया है ना। परिस्थितियां ऐसी होती है कि सब पिघल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों में भी नहीं पिघलते, तो उनको कहा जाता है ये सख्त है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चलता है सख्त लौंडा है, आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा, सोशल मीडिया इस समय बूम कर रहा है, सख्त लौंडा है, पिघला नहीं, है ना। तो बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें लड़के पिघल जाते हैं, है ना। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें लड़के नहीं पिघलते हैं, तो कहा भाई सख्त लड़का है ना। मतलब सख्त लड़का है, उसको अपनी इंद्रियों पर वश है, ठीक है, वो इस जमाने की परिस्थितियों में नहीं पिघला। इस जो है जमाने की जो मतलब वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है उस परिदृश्य में उसने अपने आप को बचा के रखा। तो भाई बिगड़ने की परिस्थिति और पिघलने की परिस्थिति तो चारों तरफ है। इन परिस्थितियों में भी अगर आप बचे रहे तो आप कैसे हैं? सख्त है। तो पैदा होने की परिस्थिति तो हर जगह है, अनुकूल है,
उन परिस्थितियों के अलावा परिस्थितियों में अगर आप पैदा हो गए, आप सख्त हैं। क्लियर है? हाँ, क्लियर है कि नहीं, बताइए। हाँ हाँ, तो आजकल भाई तो ये असंजय, हाँ, इसमें क्या होता है, इससे सूजी बनती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सख्त गेहूं कहते हैं। अब इससे अच्छा उदाहरण तो मैं नहीं दे सकता था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ असंचित भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब सपोज करो बेटा, राजस्थान में अगर कोई गेहूं पैदा हो जाए, सोचो राजस्थान में अगर गेहूं पैदा हो जाए तो सख्त ही होगा, है ना। समझ रहे हो बेटा? चलो, इसके साथ एक और गेहूं हम लोग पढ़ते हैं, इमर गेहूं। इमर गेहूं, यहां पर बहुत सारी नस्लें आपको पढ़नी है, क्योंकि नस्लों से दो प्रश्न आपके हमेशा बनते हैं। लेखपाल ने हमेशा दो प्रश्न आपके यहां से पूछे। इमर गेहूं, चलो इमर गेहूं के बारे में कोई बता सकता है? दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बेटा ये गेहूं पाया जाता है। इस गेहूं की एक जो है, ये जो इमर गेहूं होता है, इसमें ग्लूटिन नामक जो प्रोटीन होता है, यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ग्लूटिन प्रोटीन किस गेहूं में पाया जाता है? इमर गेहूं में पाया जाता है। यह दक्षिण भारत में, यह दक्षिण भारत में ज्यादा उत्पन्न होता है, ग्लूटिन की अधिकता होती है। ठीक है, चलो क्यूरिंग। क्यूरिंग किसे कहते हैं? क्यूरिंग बेसिकली क्या तंबाकू की फसल से संबंधित है। तंबाकू की फसल से संबंधित है। तंबाकू की जब फसल होती है बेटा, तो तंबाकू अपने उस स्वरूप में नहीं होती जिस स्वरूप में उसका उपयोग अंतिम रूप से किया जाता है। मतलब तंबाकू में जो स्वाद होता है, जो गंध होती है, जो रंग होता है, यह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होता। स्वरूप का मतलब कि जिस स्वरूप में उसे खाया जाता है या उपयोग में लाया, या तो उस स्वरूप में फसल नहीं होती। तो इस स्वरूप में लाने के लिए इसकी की जाती है रचाई। इसको धुला जाता है, इसको सुखाया जाता है, मतलब इसको तंबाकू की फसल से इसको उपयोग युक्त तंबाकू तक लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रचाई कहते हैं। क्लियर? तो रचाई जो है वो बेसिकली किससे संबंधित है? रचाई को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है इमर गेहूं। इमर गेहूं दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलो, हाँ, तंबाकू की रचाई करना। हाँ, मोनिका सिंह कह रहे हैं ग्लूटिन स्किन के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, होता होगा भाई, इतना जानकारी मुझे नहीं है, बट ग्लूटिन पाया जाता है, इतनी जानकारी मुझे। चल रही। चलो, चलिए, लेग्यूम। एक बार और रोक रहा हूं, ठीक है, अनावश्यक बातें कमेंट बॉक्स में ना लिखें, ठीक है? ठीक है, एक बार और रोक दे रहा हूं। हाँ, चलो, चलिए, लेग्यूम क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, हाँ, देखो, लेग्यूम एक कुल है, एक परिवार है जिसको हम कहते हैं लेग्यूम परिवार है, लेग्यूम कुल। ठीक है, इसमें दलहनी फसलों को रखा जाता है, दलहनी फसलों को रखा जाता है। ऐसी दलहनी फसलें जो तीनों मौसम में पैदा होती है, मतलब वो तीनों प्रकार की होती है, खरीफ की होती है, रबी की होती है और जायद की होती है। तो खरीफ, रबी और जायद तीनों ही प्रकार की दलहनी फसलों को
एक जो संयुक्त कुल में रखा जाता है उसको कहते हैं लेग्यूम, है ना। तो लेग्यूम कुल जो है वो दलहनी फसलों का कुल है, जिसमें तीनों प्रकार की दलहनी फसलों को रखा जाता है, जो रबी में होती है, खरीफ में होती है और जायद में होती है। ठीक है, जैसे अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया और सोयाबीन, ये खरीफ की दलहनी फसलें हैं। चना, मटर, मंसूर, खेसारी, ये रबी की दलहनी फसलें हैं। और मूंग, लोबिया जो होता है, जो मूंग और लोबिया होता है, उर्द, तो ये जो है जायद की है ना। तो कुछ मूंग और सोयाबीन ऐसा होता है जो जायद में पैदा होता है, और कुछ मूंग और जो सोयाबीन ऐसा होता है जो खरीफ में पैदा होता है। तो सारे को संयुक्त रूप से जब हम संज्ञा में रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लेग्यूम कहते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद की शेष बात जो होगी वो आपसे कल की जाएगी। शेष बात कल। अच्छे से मेहनत करिए, आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, ठीक है, और जो है अनुशासित तरीके से पढ़े। आगे जो भी नोट्स जरूरी होंगे मैं समय समय पर एक्स्ट्रा नोट्स आपको भेजता रहूंगा, ठीक है। अब आपके पास, आप एक रूटीन बना के एक अच्छे विद्यार्थी की तरफ पढ़ना लिखना शुरू करिए। अगले सप्ताह से आपकी करंट की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास बहुत लोड है, खूब सारी पढ़ाई लिखाई की विषय वस्तु है। पुरानी चीजों को जल्दी से आप कंप्लीट करें, पुराने रटलों को जल्दी से कंप्लीट करें करंट के, और फिर ताकि हम लोग इस शनिवार से नई करंट की प्रक्रियाओं को शुरू कर सकें। क्लियर है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लियर, चलो डन।